नमस्कार। अब पहली खबर लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर के तिलासर में रात्रि चौपाल की और आज सुबह उन्होंने किसानों और ग्रामीणों के बीच पहुंचकर संवाद का कार्यक्रम किया। उनसे सरकार के हो रहे 3 साल पर विचार जाने और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार
युवा के अंदर टैलेंट है। इस विधानसभा से अभी आरएएस की परीक्षा में 6 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है और अभी अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं, यहाँ उसमें भी 10-11 युवाओं का चयन हुआ है। तो हमने यहाँ बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अटल ज्ञान केंद्र खोलने का भी कहा है, जिससे कि हमारा किसान का बेटा, किसान की बेटी यहाँ अपनी तैयारी कर सके। यहाँ हमने लोगों से कहा है, क्योंकि पशुपालन का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सरस की डेयरी की हमारा केंद्र यहाँ खुले। सहकारिता के क्षेत्र में यहाँ हमारा सेंटर खुले, जिससे किसान को उसका फायदा मिले। हमने किसान को प्राकृतिक खेती और नई खेती के लिए भी कहा है और यहाँ किसान करते भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्राकृतिक खेती का काम इस क्षेत्र में चल रहा है। जब मेरा किसानों से संवाद हुआ तो एक किसान भाई ऐसे थे, तो उन्होंने कहा मेरे पास 50 बीघा जमीन है, लेकिन उसमें से मैं 60-70 लाख रुपए कमाता हूं और प्राकृतिक खेती करता हूं। उधर लोगों का रुझान बढ़ा है और मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लाभ की खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी होगी। खेती के कई प्रकार होते हैं। खेती करते हैं तो हमें किसकी खेती करनी चाहिए? हमें फलों की तरफ जाना चाहिए, हमें दलहन की तरफ जाना चाहिए, तिलहन की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ का किसान जागरूक है, वो उसके लिए जा रहा है। आज इस गांव में मेरे को सभी युवा, महिला, किसान, मजदूर सभी से मिलने का मौका मिला है और हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 का आगाज मेरे गांव से प्रारंभ हो। और जब मेरा गांव विकसित होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान भी विकसित होगा, हमारा देश भी विकसित होगा। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को लेकर के हमारी सरकार चल रही है और मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सभी जनता से अपील करता हूं कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं, किसान मजदूर से संबंधित योजनाएं, पशुपालन डेयरी से संबंधित योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं, उन सभी योजनाओं को जिन लोगों को आवश्यकता है उन तक पहुंचाने का काम करें। आपके माध्यम से हमारी केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार की योजना का लाभ आम जन तक पहुंचे, आम जन उसका फायदा ले और उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। निश्चित रूप से राजस्थान में हमारी डबल इंजन की सरकार इस विजन को लेकर के चल रही है और हम हर गांव वासी से, हर किसान मजदूर से यही अपेक्षा करते हैं वो सरकार की योजनाओं का फायदा लेकर के अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, आर्थिक रूप से वो सशक्त हो और हमारा भारत दुनिया में पहले नंबर का देश बने। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आपके माध्यम से मैं सभी ग्रामवासियों को, विधानसभा और जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। यही कल से मैं लगातार यहाँ हूँ। कल हमारे जो लाइमस्टोन का सबसे बड़ा केंद्र है गोटन, अमृत भारत स्टेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा सुंदर स्टेशन वो बना है, जो यहाँ के लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी, इतना सुंदर बना है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है और आज मैं इस देगाना गांव के तिलानी इस गांव में हूँ। मुझे विश्वास है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक जो आज सबसे अच्छी तस्वीर देखने को मिली, खेत में आप गए किसानों के साथ और निराई गुड़ाई भी की, उसमें अधिकतर महिलाएं थी काम करने वाली, उसको लेकर क्या करें? देखिए, मैंने कल भी कहा था, हमारी मातृशक्ति जिस तरह से विजन के साथ काम करते हैं हर क्षेत्र में, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही विजन है कि हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से सशक्त हो, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि राजनीति में भी उनकी हिस्सेदारी हो। इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, और वो चाहते हैं कि महिलाओं का योगदान राजनीति क्षेत्र में भी हो। लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं, और महिलाएं तो घर की पालक होती हैं। महिला हर क्षेत्र में आगे हैं, खेती में भी आगे हैं तो पढ़ाई में भी आगे हैं। आज हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। अगली खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पंजाब के अमृतसर से 75 अमृत भारत योजना के अंतर्गत पुनः विकसित हुए रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। इस दौरान राजस्थान के 8 स्टेशन शामिल है, जिसमें जैसलमेर, डीगाना, बाड़मेर और पाली का सोमेश्वर। सोमेश्वर में इस कार्यक्रम को पाली सांसद पीपी चौधरी और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत उपस्थित रहे। कुल मिला के 75 रेलवे स्टेशन। तो वहीं जैसलमेर में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस कार्यक्रम के दौरान विजुअल जुड़े और वहां के लोगों को संबोधित किया। उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मिला, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज सोमेश्वर रेलवे स्टेशन और देश के अन्य 74 रेलवे स्टेशनों के इस पुनर्निर्माण के उद्घाटन के कार्यक्रम में हमारे बीच में अभी थोड़ी देर में कल्याण के लिए, किसानों के हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए, दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और विकास की दौड़ में पीछे रह गए लोगों और क्षेत्रों के में परिवर्तन लाने के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने जिन योजनाओं को बना करके काम किया, उसका प्रभाव भी सब स्पष्ट रूप से लोगों के जीवन पर दिखाई देगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया, 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके सौभाग्य के साथ में मध्यम वर्ग का जीवन जीने का अवसर प्राप्त कर चुके। आज देश के गरीब को इस बात का भरोसा और एहसास होता है कि देश में पहली बार कोई सरकार आई है जो सरकार गरीब के प्रत्यक्ष हित और उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम करती है। अब तक निरंतर अनवरत इंफ्रास्ट्रक्चर को
विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में तैयार करने के दृष्टिकोण से जिस तरह से एक सतत साधना चल रही है, उसका परिणाम हम सब ने देखा है। देश की सड़कों के हालात बदले हैं, देश का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 100% इलेक्ट्रिफाई हो गया है। अभी 2 दिन बाद में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चालू होने वाली है। देश भर में हवाई अड्डों की संख्या जो है वो दुगनी से ज़्यादा हो गई है। हमारे जोधपुर का एक अप्रतिम हवाई अड्डा नया बना, आप सब ने देखा, आप सब उसके साक्षी हैं। उसी अनुक्रम में देश भर के लगभग 1500 रेलवे स्टेशंस को एक साथ में नया मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन बनाने का काम 50,000 से भी करोड़ से भी ज़्यादा लागत से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जालंधर से 50 रेलवे स्टेशंस का एक साथ उद्घाटन करने वाले हैं और उसमें से हमारे जैसलमेर का रेलवे स्टेशन, बाड़मेर का रेलवे स्टेशन, गोटन का रेलवे स्टेशन, ऐसा कर राजस्थान के लगभग 8 रेलवे स्टेशंस का इनॉग्रेशन आज होगा। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी जन्मस्थली लगातार कई वर्षों तक सीमा पर काम करते हुए मेरी कर्मस्थली और उसके अतिरिक्त देश के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यटन के केंद्र जैसलमेर के रेलवे स्टेशन का भी आज उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली वहाँ से आभासी तरीके से जालंधर से करने वाले हैं। और मैं सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसे ऐतिहासिक क्षण पर वहाँ जैसलमेर में इस कार्यक्रम का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने निरंतर जब कभी भी जहाँ कहीं भी हमने मांग की वहाँ सब जगह पर विकास के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने के हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है। जोधपुर का एयरपोर्ट उसका उद्घाटन है, जोधपुर का रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, फलौदी का रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइज हो रहा है, अपना रामदेवरा का स्टेशन नया रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है। इसके साथ साथ में पैसेंजर एमिनिटीज़ पर काम हुआ है, रेल के परिचालन की गति बढ़ाने पर काम हुआ है, न्यू एज रेलवेज चालू हुई है, वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर से अहमदाबाद के बीच में, जोधपुर से दिल्ली के बीच में चल रही है, नए कोचेज़ आ गए हैं। न्यू डिज़ाइन के कोचेज़ आने से निश्चित रूप से यात्रा जो है वो सुगम और सरल हुई है। मैं रेल मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जोधपुर में उन्होंने प्राथमिकता के साथ में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया। आज जोधपुर में लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रेलवे के मेंटेनेंस के, वॉशिंग के और इसके अतिरिक्त परिचालन के अतिरिक्त अन्य रखरखाव से जुड़ी हुई गतिविधियों के जो है केंद्र जोधपुर में जैसलमेर में बन रहे। पिछले 14 वर्ष के इस कालखंड में मैं ये गर्व के साथ में कहता हूँ कि जोधपुर की जनता ने मुझे जो सौभाग्य प्रदान किया, आज 42 से ज़्यादा नई रेलें जोधपुर को पिछले 14 साल में मिली हैं। जोधपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और भी हो, इस दृष्टिकोण से हम निरंतर प्रयासरत हैं, साधना रहते हैं और आने वाले समय में जो विकसित भारत का संकल्प लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हमारा जोधपुर और राजस्थान भी विकसित हो और राजस्थान और जोधपुर इस विकास की यात्रा का ग्रोथ इंजन बने, इसके लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं। सतत प्रक्रिया बढ़ती हुई आबादी के चलते हुए जिस तरह से लोकसभा क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में निरंतर मतदाताओं की संख्या और जनसंख्या बढ़ती है, आज़ादी के बाद से संविधान में उस तरह की व्यवस्था की गई। पिछला परिसीमन जब 2008 में लागू हुआ था और उसको परिसीमन के जिस एक्ट के माध्यम से उसको लागू किया गया था, उस एक्ट में ये प्रावधान किया था कि 2025 के बाद में फिर पुनः वापस परिसीमन होगा। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, लेकिन ये निर्णय लोकसभा के पटल पर होना है, लोकसभा के सांसदों के विवेक के अनुसार होना है। आज के समय में ये प्रासंगिक और भी अधिक इसलिए हो गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण करने से आगे बढ़कर महिलाओं के सशक्त नेतृत्व में देश का विकास हो, उस दिशा में देश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को विधायी
कार्यों में उनकी सहभागिता को हम जो है एक्ट ऑफ लॉ के द्वारा सुनिश्चित कर सकें, तो पार्लियामेंट के द्वारा सुनिश्चित कर सकें, इस दृष्टिकोण से जो फैसला किया था उसके प्रसंग में निश्चित रूप से ये डिलिमिटेशन होना आवश्यक है। लेकिन विपक्ष ने पिछले सत्र में जब ये लोकसभा के पटल पर रखा गया था, तब जिस तरह से विपक्ष ने अपना महिला विरोधी होने का जो उनका या महिलाओं की भागीदारी को रोकने का जो उनका चाल और चरित्र है, वो दोनों के को लेकर के वो बेनकाब हुए थे। तो आवश्यक है, प्रासंगिक है। लोकसभा के पटल पर लोकसभा का सत्र प्रारंभ होने के साथ जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें सभी पार्टी के सदस्य बैठ करके तय करेंगे कि ये विधेयक जो है वो लाना चाहिए, तो निश्चित रूप से विधेयक आएगा। देखिए, इंडिया गठबंधन अभी भी इसी को लेकर ही बात कर रहा है कि वुमन रिजर्वेशन भी अलग किया जाए। देखिए, उनका काम जो है, जैसा मैंने कहा कि ये अब स्पष्ट हो गया है कि उनकी चाल क्या है और चरित्र क्या है। जो दोहरे चेहरे वाले लोग हैं वो देश में एक बार बेनकाब पिछले सत्र में हुए थे, एक बार फिर होने वाले हैं। थैंक यू। अगली खबर लेते हैं पाली के सुमेरपुर से, जहां पत्रकार संघ की बैठक आयोजित हुई और पत्रकारों के साथ उनकी दशा और दिशा को लेकर मंथन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सचिव, पाली जिला अध्यक्ष और पाली जिले के कई पद अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश सचिव ने कहा कि हमारी सरकार से लगातार पत्रकारों के हितों को लेकर समय समय पर वार्ता होती है और हम सरकार को पत्रकारों की दशा और दिशा पर अपना ज्ञापन भी देते हैं। क्या कहा प्रदेश सचिव ने, सुनाते हैं आपको। आज IFWJ सुमेरपुर उपखंड इकाई की जो बैठक थी, उस बैठक में जिला कार्यकारिणी ब्लॉक जो उपखंड इकाई की जो कार्यकारिणी है उसका गठन किया गया है। सुमेरपुर उपखंड के जितने भी पत्रकार साथी थे वो इस बैठक में मौजूद थे। सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया गया, जिनको पदाधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया, उनका यहाँ पर स्वागत भी हुआ। संगठन का जो मूल उद्देश्य है वो है पत्रकारों को एकजुट करना और पत्रकारों के हितों को लेकर के, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के जो चीज़ें प्रदेश सरकार से चाहिए, जो चीज़ें केंद्र सरकार से चाहिए, उसको लेकर के हमारे संगठन की जो लगातार मांगे हैं उसके अंदर पत्रकारों की ताकत को किस प्रकार से बढ़ाया जाए और किस प्रकार से सरकार के ऊपर दबाव बना करके इस प्रकार से जो पत्रकारों के हितों की जो बातें हैं उनको लागू करवाया जाए, इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा भी की गई और इसी को लेकर के मंथन किया गया और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकार साथियों को अपने संगठन से जोड़ने का जो लक्ष्य रखा गया, 8,500 सदस्यों को पूरे राजस्थान में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उसी कड़ी में सुमेरपुर उपखंड के जितने भी पत्रकार साथी थे वो आज यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ में और संगठन की सदस्यता के रूप में उनका फॉर्म भरवाया गया। इसी को लेकर के यहाँ पे बातचीत हुई। कई पत्रकारों के साथ लगातार घटना भी होती है, ये संगठन आवाज़ उठाता है, तो इनमें कोई सफलता मिली है क्या अभी तक? जी बिल्कुल, एक नहीं अनोखा उदाहरण है जहाँ पे पत्रकारों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई अन्याय हुआ है, उनके साथ में कोई अहित हुआ है, तो संगठन हमेशा उनके साथ में खड़ा रहा है। उनको न्याय दिलाने में जो संगठन की तरफ से भूमिका निभानी चाहिए उसमें 100% संगठन ने हमेशा भूमिका निभाई है और आगे भी इस प्रकार को भी जरूरत पड़ेगी किसी पत्रकार साथी के साथ में। IFWJ का उद्देश्य है पत्रकारों का सम्मान और उनकी सुरक्षा। जब सम्मान और सुरक्षा की बात आएगी तो IFWJ हमेशा उन पत्रकारों के साथ में खड़े रहेगा जो संगठन के में जुड़े हुए हैं या जो संगठन से अपेक्षा रखते हैं, उनके साथ में हमेशा संगठन। ठीक है। ये थी प्रदेश की कुछ खबरें। और भी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।